पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी ने पहले रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया और अब बीजेपी की ओर से भी अभिषेक सिन्हा बंटी को बतौर पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने हालांकि अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं, पर पार्टी के सीनियर नेताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे एकमात्र सीट पर होने वाले इस उपचुनाव ने बीजेपी की इस पारंपरिक सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई जरूर बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वीआईपी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिन्हा बंटी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। अभिषेक पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी करीब 27 साल से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामना दी है और कहा है कि जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को जरूर मिलेगा और वे पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के दो सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही हमलावर है। बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रही है। इधर आरजेडी का दावा है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठक कर मामला सुलझा लेंगे। किसको हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां। यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे, तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं, सबको हकीकत पता है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने उतर रहे हैं। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिषेक सिन्हा बंटी बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पुराने कार्यकर्ता पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर देखें, अब बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। अभिषेक सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। आपको ये भी बता दें कि अभिषेक सिन्हा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में राजस्व बढ़ाने के मकसद से नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है और इसमें दूरी के हिसाब से कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूला जाएगा। शुरुआत में निजी गाड़ियों से भी टैक्स वसूलने पर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन आगे आए सीएम ने साफ कर दिया कि निजी गाड़ियों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा।
बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब राज्य में सड़क और पुल पर चलना महंगा हो सकता है। हालांकि नई नीति में निजी गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति के तहत स्टेट हाईवे, बाईपास और पुल पर अलग अलग टैक्स वसूले जाएंगे। एक नजर डालते हैं नई टोल टैक्स नीति पर। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू। गाड़ियों से दूरी के हिसाब से टैक्स। निजी गाड़ियों को टोल टैक्स में छूट। राज्य की सीमा में निजी गाड़ियों को छूट मिलेगी। हल्के मोटर गाड़ियों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर का चार्ज होगा। भारी गाड़ियों से ₹6.65 प्रति किलोमीटर लिया जाएगा। बड़े मल्टी एक्सल गाड़ियों से ₹8.10 प्रति किलोमीटर वसूला जाएगा। कृषि ट्रैक्टर को टोल से मुक्त रखा गया है। आखिर टोल टैक्स की नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी, जानिए खुद पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र की जुबानी। नैरेटिव सेट विरोधी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को तो अपना जो काम करना है वो काम के एवज में वो टैक्स भले कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कें मेंटेन कैसे करेंगे, आगे सड़कें कैसे बनाएंगे, तो पॉलिसी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने बिहार में नई टोल टैक्स नीति पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इस तरह से जगह जगह टोल टैक्स लगाने से बिहार में सामान महंगी हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने फैसले का बचाव करते हुए जनता की राय देखने के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। अगर हम इस प्रकार के टैक्स देंगे तो बिहार में जो खाद्य सामग्री है, अन्न सामग्री है, उनका भी दाम बढ़ जाएगा। चूंकि जो मालवाहक वाहन है, तिपहिया मालवाहक वाहन है, उन सब पे टोल टैक्स बढ़ेगा। सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो जनता को पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं करता है। नई टोल टैक्स में बढ़ी दरों पर जब सियासत गरमाती दिखी तो भ्रम की स्थिति को साफ करने का जिम्मा उठाया खुद सीएम सम्राट चौधरी ने। अररिया की सभा में सीएम ने साफ कहा कि निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट हाईवे, बड़े पुल या अंडरपास से गुजरने वाली सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा, टोल टैक्स को कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा। नई टोल टैक्स नीति पर जारी भ्रम की स्थिति को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है। निजी गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा और कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे ट्रक और बस का भाड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सरकार जनता के हित में बिजली बिल की तरह इसमें छूट देने का कदम भी उठा सकती है, जिसका जनता को इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, अररिया में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित कर रही है और अपराध और घुसपैठ के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। अररिया में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से सीधा संवाद किया और सरकार की शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर में मिलने वाले आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी स्तर पर आदेश के पालन में गड़बड़ी हुई या शिकायत का समाधान निचले स्तर के अधिकारियों से नहीं हो पाया तो मामला विभाग के सचिव तक पहुँचाया जाएगा। हमने कहा है, वीडियो ने ऑर्डर किया है तो उसको एसडीओ से समीक्षा कराई, एसडीओ ने समीक्षा किया है उसको डीएम से समीक्षा कराइए, डीएम ने यदि ऑर्डर किया है तो उसको कमिश्नर से समीक्षा कीजिए और कमिश्नर के लेवल पर एक पूरे
कमिश्नरी की समीक्षा करने के बाद विभागीय सचिव इसकी समीक्षा करे और उसके बाद भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता है तो आपका भाई सम्राट चौधरी सीधे सुनने का काम करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों की नियमित समीक्षा के लिए हर महीने के दूसरे मंगलवार को वे स्वयं समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान लंबित मामलों की समीक्षा कर लोगों को समय पर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है ताकि आम लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो पाए। प्रत्येक दूसरे मंगलवार को, जिस तरह पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में हम सहयोग शिविर लगाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह पटना में जो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा और कोई गलत आदेश पारित कर दे रहा है, ऐसे चीजों की समीक्षा हमारे लेवल पर होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराध और घुसपैठ के मामलों में किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। दो चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूं। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। साथियों, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को त्वरित न्याय, बेहतर प्रशासन और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है और इसी मकसद से सहयोग शिविर और नियमित समीक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो पूर्वी चंपारण में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 385 शिकायतों का निपटारा भी हुआ और इसमें जनता से संवाद करने के लिए मौजूद रहे ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार के कॉन्सेप्ट को सहयोग शिविर के जरिए सरकार लेकर आई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मैं फिर से माननीय विधायिका का, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप जो आवेदन देते हैं और आपके आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उसकी भी जानकारी उसमें रहती है और इसकी भी सूचना आपको दी जाएगी और लिखित तौर पर सूचना आपको दी जाएगी कि आपके आवेदन पर क्यों विचार नहीं किया गया। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। एलएनजेपी में ड्यूटी से गायब डॉक्टर पर कार्रवाई की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के निरीक्षण में डॉक्टर नदारद मिले थे। दोपहर 2 बजे से इमरजेंसी में डॉक्टर की ड्यूटी थी। ड्यूटी रोस्टर जांच में डॉक्टर की गैर हाजिरी आई सामने। 3 बजे तक डॉक्टर का इंतजार स्वास्थ्य मंत्री खुद करते रहे। फोन कर डॉक्टर को विभाग में तलब किया गया है। गैर हाजिर रहने का कारण पूछकर कार्रवाई होगी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत की तरफ से कहा गया है। अभी जो चीजें ठीक है, कुछ गड़बड़ी पाई गई है। एक हमारे डॉक्टर हैं, उनका रोस्टर ड्यूटी था अभी इमरजेंसी में 2 बजे से, वो 3 बजे तक नहीं आए हैं और उनसे बात हुई तो बोले वो आधा घंटा में आ रहे हैं, तो उनको हमने विभाग बुलवाया है, उसके बाद फिर उन पर हम कार्रवाई करते हैं। नहीं, डॉक्टर गायब थे निशांत जी, रोस्टर ड्यूटी है इमरजेंसी में और वो नहीं है। अभी 2 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी और अभी 3 बज रहा है। फोन करने पे कह रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा, तो हमने कहा है कि आप विभाग में आइए, हम आपसे बात करेंगे, आप अपना कारण बताइए और उन पे कार्रवाई करेंगे। कुछ कमियां हैं, जैसे कि एसी कभी बंद हो जाता है, व्हीलचेयर नहीं है और जो ईडीएल में उन लोगों को मालूम नहीं है परिजनों को कि ईडीएल मिलने वाली दवा उपलब्ध नहीं है, तो उनको बाहर से खरीदना। तो मैंने सब कहा है अधिकारियों को कि किसी भी तरह का अनियमितता ना हो, कुछ भी ऐसी बात हो तो हमारे स्वास्थ्य विभाग को खबर करें। मानव तस्करी का नेटवर्क अब सिर्फ लोगों को विदेश भेजने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उन्हें साइबर अपराध के दलदल में धकेलने का जरिया बनता जा रहा है। गोपालगंज में और छपरा में एनआईए की कार्रवाई ने ऐसे ही एक संदिग्ध नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रोजगार के नाम पर एजेंट कर रहे व्यापार, कंबोडिया में करवा रहे साइबर फ्रॉड का कारोबार, लौटे युवक ने सुनाई आप बीती,
अब एनआईए ने शुरू की अपनी नीति। अगर हम कहें कि मोटी कमाई और सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर बिहार के भोले भाले युवाओं को विदेशों में बेचा जा रहा है और वहां उन्हें बंदूक की नोक पर साइबर गुलाम बनाया जा रहा है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये 100% सही है और इस इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कमान संभाल ली है। दरअसल गोपालगंज और छपरा में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। मामला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और कंबोडिया में चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़ा है। पहली बड़ी कार्रवाई गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में हुई, जहां एनआईए की टीम तस्करों के सुराग तलाशने पहुंची। इस पूरे काले खेल की कहानी साल 2024 से शुरू होती है। आरोप है कि एजेंट प्रदीप सिंह ने बेतिया के रहने वाले सत्यनारायण नाम के एक युवक को अच्छी नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा था, लेकिन उसे धोखे से कंबोडिया पहुंचा दिया गया। वहां पहुंचते ही उसे एक बंद कमरे में बंधक बना लिया गया और जबरन लोगों से ठगी करने यानी साइबर फ्रॉड के धंधे में धकेल दिया गया। मना करने पर प्रताड़ना और मौत का खौफ दिया जाने लगा। कंबोडिया अभी एक लड़का भेजे, वहाँ पे भेजे, वहाँ लड़का जाके फंस गया। वहाँ पे जाके वो लोग मतलब क्राइम वाला काम कराते थे, तो मैंने उन लोगों को पैसा भेज के लड़का को बुलवा भी लिया। किसी तरह मौत के मुंह से और इन साइबर अपराधियों के चंगुल से बचकर सत्यनारायण भारत लौटा और उसने सीधे एनआईए से इस बात की शिकायत की। सत्यनारायण की आपबीती सुनकर एजेंसी तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। वहीं एनआईए की दूसरी टीम ने छपरा के मशरक में धावा बोला। वहां निजाम अंसारी के घर छापेमारी की गई और उसके बेटे सदाकत अंसारी से घंटों पूछताछ हुई। एनआईए ने सदाकत का मोबाइल और लैपटॉप सील कर दिया। बताया जा रहा है कि सदाकत खुद पहले कंबोडिया में काम कर चुका है और उस पर भी मानव तस्करी के आरोप है। इन घटनाओं से ये साफ है कि नौकरी के नाम पर मासूमों को फंसाया जा रहा है। एजेंटों का ये जाल अब बिहार के गांवों तक फैल चुका है, जो चंद रुपयों के लिए युवाओं को कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों में नरक भोगने के लिए बेच रहे हैं। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के पीछे छिपे बड़े मगरमच्छ बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार, छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आए और सामने वाला खुद को एटीएस, सीबीआई, ईडी, पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी या किसी केस में फंसाने की धमकी दे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये ठग हो सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला निवासी रिटायर्ड आयुष डॉक्टर एवं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन साइबर ठगों के ऐसे जाल में फंसे कि 13 दिनों तक मानसिक दबाव में रहे। ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया और दावा किया कि उनका बैंक खाता आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें और उनकी बीमार पत्नी को लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। किसी से बात करने या घर से बाहर जानकारी साझा करने तक से मना कर दिया गया। उस कॉल पे कहा गया कि मैं एटीएस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग और देशद्रोह का केस है आपके ऊपर, और जितना भी आपके पास मनी है वो सब पैसा आपको भेज करके हमारे पास ये लीगलाइजेशन कराना पड़ेगा। बताया कि अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको सपरिवार उठा करके डिटेंशन सेंटर में डाल करके और 3rd डिग्री आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ऐसे में जान लीजिए क्या होता है डिजिटल अरेस्ट।
ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, एटीएस या कोर्ट का अधिकारी बताते हैं। फर्जी केस, मनी लॉन्ड्रिंग या गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी रखकर मानसिक दबाव बनाते हैं। बैंक खाते की जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। डर और मानसिक दबाव का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने प्रोफेसर से अलग अलग बैंक खातों में एसबीआई और यूपीआई के जरिए कुल 82,53,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। पीड़ित ने पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी धमकी भरे कॉल पर भरोसा न करें। उसके बाद वीडियो कॉल पे लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी और इस तरह की भी धमकियां दी जा रही थी कि घर में या किसी भी व्यक्ति, जान पहचान परिचित से किसी भी व्यक्ति से यह सूचना नहीं शेयर करें कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से डरा धमका करके उन अपराधियों द्वारा इन आवेदक से करीब 82,53,000 रुपया की ठगी कर ली गई थी। हम आम लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आपके पास किसी भी तरह का फ़ोन करके कोई व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर केस है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अब ऐसे कॉल अगर आए तो क्या करें? घबराएं नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में पैसे ट्रांसफर ना करें। ओटीपी, बैंक डिटेल या स्क्रीन शेयर न करें। 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें। cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नजदीकी साइबर थाना या पुलिस से तुरंत संपर्क करें। सिर्फ एक फोन कॉल, 13 दिनों का मानसिक उत्पीड़न और 82,53,000 रुपए की ठगी। पटना की इस घटना ने हर मोबाइल यूजर के लिए एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की बात करता है या पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, तो समझ जाइए ये साइबर ठगी हो सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खगड़िया में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर दिखा है। चौथम प्रखंड के शिशवा गांव में कोसी नदी से हो रहे भीषण कटाव के बाद डीएम ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया और लोगों से बात भी की। इस दौरान डीएम ने कटाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है और इसके बाद कटाव निरोधक कार्य भी शुरू कर दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती कर दी गई। डीएम ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। और आपको बता दें कि शिशवा गांव में कोसी नदी से हो रहे कटाव से 150 परिवार दहशत के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। कटाव का तेजी से नदी के द्वारा जो कटाव हो रहा था उसको रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंता है यहाँ पे, इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। अतिपाव के माध्यम से भी उसका और स्लोप काट के कार्य होता है कटाव की गति कम करने का और उसके बाद कटाव को रोकने का, वो कार्य युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। स्थानीयों का सहयोग लिया जा रहा है इस कार्य में और एसडीआरएफ का एक टीम है वो भी यहाँ पे परमानेंट रिक्रूट कर लिया गया है। सो प्रशासन युद्ध स्तर पे इस पे लगा हुआ है और इसके बाद इसका स्थायी समस्या का निदान के लिए भी मुख्यालय को बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को सूचित कर लिया गया। और इस बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। भारत नेपाल सीमा के हरपुर थाना इलाके में एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूक्रेन की एक महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूक्रेन की रहने वाली ये महिला बिना किसी वैध कागजात और वीजा के काफी समय से अवैध रूप से भारत में रह रही थी। वो हरपुर बॉर्डर के रास्ते भारत से नेपाल भागने की फिराक में थी। सूचना के आधार पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने सैनिक रोड के पास घेराबंदी करके उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। बारात के स्वागत के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति को 2 गोलियां लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद शादी की खुशियां पल भर में चीख पुकार में बदल गई। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हरपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण सिंह की बेटी की शादी थी और भागलपुर से बारात आई हुई थी। इसी दौरान बाबा स्थान के पास भीड़ में अचानक फायरिंग होने लगी, जिसमें विपिन सिंह को 2 गोली लग गई। परिजनों ने किसी भी तरह की पुरानी दुश्मनी या विवाद से इनकार किया है। घटना की सूचना मिलते ही रिफाइनरी थाना पुलिस और सदर 2 डीएसपी सदर अस्पताल पहुंची और घायल के परिजनों से घटना की जानकारी ली है। पुलिस शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, जिसमें फायरिंग करने वाले की पहचान हो सके। जानकारी यही मिला था कि हम घर में सोए हुए थे, मेरे पापा हुए घर में सोए हुए थे। मेरा दोस्त उधर था, फोन किया कि पटाखा फूटा है, गिट्टी लग गया है सही में इधर उधर। तो हम आए, उससे पहले उनको निरामया हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। उसके बाद पता चला ये सब घटना हुआ है। भोजपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी गांव में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए युवक भरत तिवारी की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कई राजनीतिक दलों के नेताओं का बिलौटी गांव का दौरा भी जारी है और इसी सिलसिले में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और आर्थिक मदद भी की थी। अशोक चौधरी की आर्थिक मदद पर उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार सरकार के एक मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने तंज कसा है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि अशोक चौधरी के पास पैसा है, इसलिए वे आर्थिक मदद दे रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वे नहीं दे सकते। ऐसा है तेरे, हम लोग कहाँ से देंगे? आप अपने स्टैंड पे कायम हैं? आप अपने स्टैंड पे कायम है कि सरकारी जांच? माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने प्रस्ताव लाया कि इसकी जांच न्यायिक प्रक्रिया से किया जाए, न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच अन्य जांच से भी भिन्न है, बढ़िया जांच है, इसमें दगाबाजी नहीं चलेगा। दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का एक कथित ऑडियो 5 जुलाई से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है, जिसे सोशल मीडिया पर विधायक मैथिली ठाकुर की आवाज बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 बिहार झारखंड इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में जिस युवक से कथित बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, उस युवक का नाम गौतम झा के मुताबिक नदियामी गाँव निवासी सुभाष चौपाल के लापता होने के बाद वे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। वहाँ पे वीडियो बनाया जाके लाइव के माध्यम से, और मैंने उसमें अपने स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि है उससे सवाल जवाब किया, जो आपकी जो संवेदना है वो कहाँ है। एक माँ रो रही है, बिलख रही है, उनके देखने के लिए नहीं आते हैं। आप उसी दिन उसी पंचायत से गुजरते हैं जिस दिन की मैं लाइव वीडियो बना रहा था, और एक बार उसका खोज करने नहीं जाते हैं। तो इसी से थोड़ा मैं दुखी होकर जाके वीडियो बनाया। तो उसी संदर्भ में मुझे हमारे स्थानीय विधायक मैथिली ठाकुर का कॉल आता है, और कॉल में सिर्फ धमकियां हमारी सुनाई देती है। बस यही घटना है।